हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी जो सीरीज चल रही है इसमें हम 4-5 वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी पहले देख लें। वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी मदद करेगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ लॉ है। यानी आज जो सारे शब्द हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे शब्द रिलेटेड हैं लॉ से। यानी सारे जो शब्द आपको देखने मिलेंगे ये कानूनन शब्द होंगे जो कोर्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो शब्द होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को द लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और साथ में उन शब्दों का हिंदी मीनिंग भी सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो शब्द है वो है पुलिस। पुलिस जो शब्द है उसको इंग्लिश में हम प्रोनाउंशिएट करते हैं पुलिस कह के। यानी यहाँ पे जनरली हम हिंदी में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है पुलिस, POLICE। दोस्तों, दूसरा जो शब्द है वो है दंगे। दंगे यानी इंग्लिश में कहा जाता है रायट्स। इसको हम पढ़ते हैं रायट्स। रायट्स मतलब होता है दंगे। जब लोग एक दूसरे की दुकानें जला रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं दंगा। और उसको इंग्लिश में कहा जाता है रायट्स। नेक्स्ट है हथकड़ी। हथकड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंड कप्स। हैन और कफ्स इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग इसको हैंड कप्स पढ़ते हैं जो सही तरीका नहीं है। इसमें जो डी है इसको हम पढ़ते नहीं है, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे हैन कप्स। हैंड कप्स यानी हथकड़ी। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है जमानत। जमानत यानी इंग्लिश में कहा जाता है बेल। यानी जब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया हो और उसको कोर्ट कुछ पैसे लेके छोड़ देता है तो उसको हम कहते हैं बेल। और कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो गैर जमानती होते हैं। यानी उन क्राइम्स को करने के बाद जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको किसी भी तरह की बेल नहीं मिलती है। तो उस तरह के क्राइम्स को, उस तरह के अपराधों को नॉन बेलेबल क्राइम्स कहते हैं। नॉन बेलेबल क्राइम्स यानी गैर जमानती अपराध। यानी ऐसा अपराध जिसमें जमानत नहीं मिलती है और क्रिमिनल्स को सजा ही दी जाती है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता उनके पास। तो इस तरह के क्राइम्स को हम कहते हैं नॉन बेलेबल क्राइम्स। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है आत्मसमर्पण करना। इसको हम कहते हैं सरेंडर करना। सरेंडर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसको सरेंडर नहीं कहते, इसको हम पढ़ते हैं सरेंडर। अगला जो शब्द है वो है अपराध। अपराध को इंग्लिश में कहा जाता है क्राइम। इसको आप पढ़ेंगे क्राइम। अपराध यानी क्राइम। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है दबोचना। दबोचना मतलब होता है नैब। दबोचना इन द सेंस कि कोई अपराधी भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे है और पुलिस ने जाके उसको दबोच लिया, उसको अचानक पकड़ लिया, अचानक अरेस्ट कर लिया, तो उसको हम कहते हैं उसको नैब कर लिया। NAB ये एक वर्ब है। अगला जो शब्द है वो है छापा। छापे को हम कहते हैं रेड। और इस नाम की एक मूवी भी आपने देखी होगी, अजय देवगन ने ये मूवी बनाई है। और ये मूवी जो है वो एक फेमस हिस्टोरिकल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो छापा यानी रेड ये एक वर्ब भी होता है। छापा मारने को भी हम रेड करना ही कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है आंसू गैस। आंसू गैस को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीयर गैस। यानी अगर आंसू अकेले की बात की जाए तो आंसू को इंग्लिश में कहते हैं टीयर। ये टीयर शब्द को फाड़ना भी कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कॉपी के पेज फाड़ना, तो उनको टीयर करना। तो टीयर के बेसिकली दो मीनिंग हो गए। एक तो हो गया टीयर यानी आंसू, और दूसरा टीयर यानी हो गया फाड़ना। स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होती है। और यहाँ पे जो शब्द है उसका मीनिंग है टीयर गैस यानी आंसू गैस। अगला जो शब्द है वो है अपराधी। अपराधी को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल। अगला जो शब्द है वो है सबूत। सबूत को हम दो शब्द अलग अलग से कह सकते हैं, या तो आप इसको प्रूफ करो कह सकते हो, जैसे प्रूफ यानी भी सबूत होता है, और इसको हम एविडेंस भी बोल सकते हैं। यानी सबूत के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, या तो हम कहें प्रूफ या फिर हम कह सकते हैं एविडेंस। दोनों का मतलब होता है सबूत। अगला जो शब्द है वो है गवाह। गवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं विटनेस। क्या बोलते हैं? विटनेस। गवाह यानी विटनेस। और दूसरा जो शब्द है वो है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह को कहा जाता है आई विटनेस। ये जो आई शब्द है वो है आंख वाला आई। यानी चश्मदीद गवाह का जनरली मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा गवाह जिसने उस क्राइम को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, तो उसको हम कहते हैं चश्मदीद गवाह, और इंग्लिश में कहा जाता है आई विटनेस।
अगला जो शब्द है वो है गवाही देना। गवाही देने को हम कहते हैं अपीयर एज। अपीयर एज यानी कोर्ट में जाके गवाही देना तो होता है अपीयर एज। अगला जो शब्द है वो है ब्लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं विस्फोट होना, बॉम्ब विस्फोट होना। यहाँ पे वर्ड मिस हो गया, ब्लास्ट यानी होता है विस्फोट। अगला जो शब्द है वो है भ्रष्ट। भ्रष्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं करप्ट, CORRUPT, करप्ट यानी भ्रष्ट। और इसी का अगर नाउन फॉर्म बना दिया जाए, जो ये जो भ्रष्टाचार शब्द है ये इसी का नाउन फॉर्म है, अब इसको हम बोलेंगे करप्शन। क्या बोलेंगे? करप्शन। यह है करप्ट और यह है करप्शन। फिर अगला जो शब्द है वो है रिश्वत देना। रिश्वत देना यानी ब्राइव होता है, और अगर इसको आप वर्ब फॉर्म में यूज करोगे तो आप इसके आगे टू लगा दोगे। टू ब्राइव समबडी मतलब किसी को रिश्वत देना। टू ब्राइव समबडी, समबडी मतलब उस व्यक्ति का नाम जिसको ब्राइव देने की बात चल रही है। जैसे द क्रिमिनल्स वर गिविंग ब्राइव टू पुलिस। अगला जो शब्द है वो है आरोपी। आरोपी को हम कहते हैं अक्यूज्ड। आरोपी वो आदमी जिसमें कोर्ट में किसी ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसको हम कहते हैं अक्यूज्ड। नेक्स्ट है कातिल। कातिल को हम कहते हैं दो शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप उसको बोलोगे असैसिन और यहाँ हम उसको बोलते हैं मर्डरर। जनरली अगर बात करें तो असैसिन और मर्डरर में एक बेसिक डिफरेंस होता है। असैसिन को अगर हम नाउन बनाए तो उसका मतलब होता है असैसिनेशन यानी किसी की हत्या करना, और इसको हम नाउन बनाए तो ये होगा मर्डर। मर्डर का मतलब भी हत्या करना ही होता है। लेकिन असैसिन और मर्डर में एक अंतर होता है। असैसिन हमेशा किसी फेमस पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है। असैसिनेशन होता है फेमस आदमी का। जैसे हम कहें गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, बिकॉज गांधी जी वॉज अ फेमस पर्सन। और मर्डर किसी भी सामान्य इंसान के लिए यूज किया जाता है जो इतना फेमस नहीं है या जिसके पास कोई ज्यादा पॉलिटिकल पावर नहीं है या मनी पावर नहीं है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं मर्डर। और असैसिनेशन का मतलब होता है किसी फेमस आदमी की हत्या। ठीक है, तो गांधी जी वॉज असैसिनेटेड एंड मर्डर कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्सन। नेक्स्ट है कत्ल करना। ये जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे होता है मर्डर, और मर्डर इस कत्ल करने को हम बोलते हैं स्ले भी कह सकते हैं, स्ले। फिर जो अगला शब्द है वो है कातिलाना। इसको हम कहते हैं मर्डरस। मर्डरस, कातिलाना हमला यानी मर्डरस अटैम्प्ट या मर्डरस अटैक। नेक्स्ट वर्ड है निर्मम हत्या। निर्मम हत्या का मतलब होता है बिना कोई दया भाव के हत्या करना। जनरली जो हत्याएं होती हैं वो बिना किसी दया भाव के ही होती हैं, लेकिन जनरली कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि यानी जो व्यक्ति है उसकी हत्या हो जाने के बाद भी जो कातिल होता है, जो मर्डरर होता है, वो उस डेड बॉडी को भी बार बार फायर करता रहता है, उसको चाकू मारता रहता है, तो उसको हम कहते हैं निर्मम हत्या। उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, या तो आप कहो कोल्ड ब्लडेड मर्डर, या फिर एक और शब्द है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रूटल मर्डर। ब्रूटल मर्डर, ये ब्रूटल मर्डर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर दोनों शब्द यूज किए जाते हैं निर्मम हत्या के लिए। फिर जो अगला शब्द है जनरली जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, इसको हम कहते हैं असैसिनेशन। और ये असैसिनेशन जो शब्द है ये हमेशा किसी फेमस पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है, और जनरल जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके लिए मर्डर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगला जो शब्द है वो है अफीम। अफीम एक ड्रग का नाम है। ये एडिक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। तो अफीम को इंग्लिश में कहा जाता है ओपियम। अफीम को हम कहते हैं ओपियम। फिर जो अगला शब्द है वो है आत्महत्या। आत्महत्या को सुसाइड कहते हैं, आपने सुना ही होगा। रिसेंटली जो अभी एक सुसाइड केस चल रहा था, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट एक्टर, ही कमिटेड सुसाइड रिसेंटली। तो सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या करना। फिर जो अगला शब्द है वो है आतंक। आतंक को हम बोलते हैं टेरर। आतंक यानी टेरर। फिर जो अगला शब्द है वो है आतंकवाद। आतंकवाद को हम बोलते हैं टेररिज्म। क्या बोलते हैं? टेररिज्म। अगला जो शब्द है यानी वे लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं यानी टेररिज्म फैलाते हैं, उनको हम कहते हैं टेररिस्ट्स। क्या बोलते हैं? टेररिस्ट्स। फिर जो अगला शब्द है शरणार्थी। शरणार्थियों को कहा जाता है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी वे लोग होते हैं जो किसी देश में शासन से परेशान होते हैं, और शासन से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की शरण में चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज। फिर अगला जो शब्द है वो है शरण देना, यानी जो वो लोग दूसरे देश से भाग के आए हैं, अगर कोई दूसरे देश की सरकार उनको वहाँ शरण दे दे तो उनको हम कहते हैं गिव रेफ्यूज, यानी रेफ्यूजियों को रेफ्यूज दिया जाता है या फिर शेल्टर दिया जाता है। शेल्टर यानी भी शरण ही होता है। और शरण लेना
वो जो आदमी किसी दूसरे देश में जाके बसने की कोशिश करेगा, वो करेगा टेक रेफ्यूज, यानी वो वहां जाके शरण लेगा। और जनरली किसी देश के नागरिक को हम बोलते हैं सिटीजन। सिटीजन और नागरिकता यानी होता है सिटीजनशिप, यानी हम लोग सारे इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास इंडिया के सिटीजनशिप है और हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। अगला जो शब्द है वो है विमान अपहरण करना। विमान अपहरण करने को हम बोलते हैं प्लेन हाईजैक। प्लेन को हाईजैक कर लेना, और जो प्लेन को हाईजैक करने वाले होते हैं, अपहरणकर्ता होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेन हाईजैकर। प्लेन हाईजैकर। फिर जो अगला शब्द है, ये दो शब्द जो हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, ये भी जनरली कोर्ट के ही वर्ड हैं। सूर्योदय को हम कहते हैं सनराइज और सूर्यास्त को हम कहते हैं सनसेट। फिर जो अगला शब्द है वो है तस्कर। तस्कर यानी होता है स्मगलर, और तस्करी यानी होती है स्मगलिंग। स्मगलर वो करने वाला और स्मगलिंग वो जो करता है, उसको हम कहते हैं स्मगलिंग। स्मगलर और स्मगलिंग। अब आप समझ लीजिए कि स्मगलर क्या होता है और स्मगलिंग क्या होती है। ऐसा कोई काम जिस पर गवर्नमेंट लेती है टैक्स, और जो आदमी बिना टैक्स दिए ये काम करता है, उनको हम कहते हैं स्मगलर या स्मगलिंग। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा काम जो इलीगल है, सरकार नहीं चाहती कि कोई ऐसा काम करे, इसके बावजूद भी अगर लोग वैसा काम करते हैं तो उनको स्मगलर कहा जाता है और उस काम को कहा जाता है स्मगलिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरे देश से लाके मोबाइल इंडिया में बेचेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को उस चीज को इंपोर्ट करने का, आयात करने का। लेकिन यदि आप वो टैक्स नहीं देना चाहते तो आपको चोरी छुपे उन मोबाइल फोन्स को इंडिया में लाके बेचना पड़ेगा, तो उसको कहा जाएगा स्मगलिंग और आप बन जाएंगे स्मगलर। अगला जो शब्द है वो है की तस्करी करना। हिंदी में तस्करी करना मतलब स्मगलिंग करना, और किसी चीज की तस्करी करना यानी उसको स्मगल करना। जैसे मैनी पीपल आर स्मगलिंग द ड्रग्स। ओके। फिर अगला जो शब्द है वो है निलंबित करना। निलंबित करने का मतलब होता है सस्पेंड कर देना किसी को। सस्पेंड, कोई गलत काम करने के लिए किसी को जॉब से निकाल देना, मतलब उसको सस्पेंड कर देना। फिर जो अगला शब्द है वो है सहन करना। सहन करने के लिए हमारे पास 3 शब्द हैं, और इन तीनों शब्दों को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। तो सहन करने को हम या तो कहेंगे टॉलरेट, या फिर हम कहेंगे बियर, या फिर हम कहेंगे एंड्योर। तो आप कहिए टॉलरेट, आप कहिए बियर, या फिर आप कहिए एंड्योर। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है सहन करना किसी भी चीज को, किसी भी बात को। तो सहन करना यानी या तो टॉलरेट, या फिर बियर, या फिर एंड्योर। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है सहन करना। फिर अगली चीज है को सहन करना, यानी किसी बात को या किसी व्यक्ति को सहन करना तो होता है पुट अप विद। ये एक आइडियोमेटिकल वर्ड है। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को सहन करना। फिर अगला जो शब्द है वो है कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू लगाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग शब्द हैं। आप इसको कहेंगे या तो इम्पोज कर्फ्यू, इम्पोज कर्फ्यू यानी भी कर्फ्यू लगाना, और क्लैंप कर्फ्यू, इसका मतलब भी कर्फ्यू लगाना होता है। इम्पोज कर्फ्यू या फिर क्लैंप कर्फ्यू। कर्फ्यू एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है कि आप ग्रुप्स में बाहर नहीं निकल सकते, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। जैसा आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो कर्फ्यू लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पोज कर्फ्यू या फिर क्लैंप कर्फ्यू। ये इम्पोज और क्लैंप दोनों मेन वर्ब्स हैं। इनमें आप आईएनजी भी लगा सकते हो, इनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। अगला जो शब्द है वो कर्फ्यू है। कर्फ्यू को तो कर्फ्यू ही बोलते हैं। और फिर है कर्फ्यू में ढील देना, यानी उसको कहते हैं रिलैक्स कर्फ्यू। अगला जो शब्द है वो है बारूदी सुरंग। बारूदी सुरंग को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड माइन। सुरंग मतलब एक ऐसी जमीन के नीचे वाली जगह जहां पे बारूद बिछा हुआ है। अगर वहां से कोई हैवी व्हीकल निकलेगा या कोई व्यक्ति वहां पैर रखेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी और वो लोग मर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लैंड माइन। फिर अगला जो शब्द है वो है दंगा पीड़ित। दंगा पीड़ित को हम कहते हैं राइट विक्टिम। ये पीड़ित जो शब्द है इसका मतलब होता है विक्टिम। ये इसकी स्पेलिंग है राइट विक्टिम, यानी दंगे में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घर जले हैं, जिनकी दुकान जली है, जिनके घर परिवार का कोई सदस्य मरा है या घायल हुआ है, उन सभी लोगों को हम बोलते हैं रायट विक्टिम। फिर जो अगला शब्द है वो है गैस पीड़ित। गैस पीड़ित का मतलब होता है गैस विक्टिम। गैस विक्टिम, जैसे जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी और उस गैस ट्रेजेडी की वजह से
मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज होने की वजह से जो लोग मरे थे उन सब लोगों के परिवारों को गैस विक्टिम या उन लोगों को भी गैस विक्टिम बोला जाता है। फिर अगला जो शब्द है वो है घुसपैठ। घुसपैठ को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ये इसकी राइट स्पेलिंग है। घुसपैठ का मतलब इल्लीगली किसी देश की बॉर्डर में एंटर करना कुछ उत्पात मचाने के लिए। फिर जो अगला शब्द है प्रत्यर्पण करना, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यर्पण करना, और इस प्रत्यर्पण संधि को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, यहाँ पे ट्रीटी मिस हो गया, ये प्रत्यर्पण संधि का मतलब होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। फिर जो अगला शब्द है वो है अंतिम इच्छा। जब किसी व्यक्ति को किसी भी कोर्ट में एक्सक्यूजन दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो उससे लास्ट विश पूछी जाती है। तो उस अंतिम इच्छा को हम बोलते हैं लास्ट विश, कि मरने से पहले या जेल जाने से पहले वो क्या चाहता है, उसको हम कहते हैं अंतिम इच्छा, और इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट विश। तो दोस्तों ये थे कुछ लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप आई होप कि आपको ये वर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, और अगर आप इन शब्दों को याद कर लेंगे तो ये शब्द आपको एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों। साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आपने इस चैनल पर जो दूसरे सारे वीडियोस हैं वो नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।